गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से डिग्रीज पढ़ेंगे। डिग्रीज जैसे कि हम जानते हैं कि ये एडजेक्टिव्स में यूज होता है। एडजेक्टिव मीन्स होता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताने वाला। किसी भी नाउन की जो क्वालिटी बताए वर्ड उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और हिंदी में विशेषण बोलते हैं इसे। ठीक है, तो विशेषता बताने वाला जो भी वर्ड होता है, किसी भी संज्ञा की विशेषता या किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, अब हम इससे आगे का पढ़ेंगे। लेट अस कंटिन्यू एंड सी सम मोर वेज ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स एंड प्रैक्टिस बाय द फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो। अब हम इसकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि डिग्रीज की, कि कौन कौन से तरीके से ये और चेंजेस आते हैं इसकी डिग्रीज के अंदर, एडजेक्टिव की डिग्रीज के अंदर। तो यहाँ देखो सी वाला, यहाँ पे अब मैं ये वाला पढ़ रही हूँ। इफ द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव फर्स्ट, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे कंडीशन रखी हुई है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। अगर किसी एडजेक्टिव की डिग्री फर्स्ट इज अ वर्ड ऑफ वन सिलेबल, अगर एक सिलेबल का मतलब होता है यहाँ पर स्वर, एक स्वर से युक्त हो। सेकंड, एंड इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट पे एंड हो रही हो। थर्ड, हैज वन शॉर्ट वॉवल बिफोर, और उससे जस्ट पहले एक वॉवल हो। तो द कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ER एंड EST। आई होप कुछ समझ में आया होगा, वैसे तो नहीं आया होगा मुझे पता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है, सिलेबल का मतलब होता है यहाँ पे स्वर। पहले इस बात को जान लो। स्वर का मतलब होता है, जैसे हमारे इंग्लिश में, हिंदी में तो अ आ इ ई उ ऊ ए जितनी भी मात्राएं होती हैं ये सारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। और इंग्लिश के अंदर वॉवल जो होते हैं वो इंग्लिश के स्वर होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं, ये चल क्यों नहीं रहा? हाँ, ये जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं ये सिंगल वॉवल से युक्त हैं। एक ही है इसके अंदर, जैसे कि इसमें ओ दे रखा है, इसमें ए है, इसमें आई है, इसमें आई है। तो ये सिंगल स्वर से युक्त हैं, यानी कि सिंगल वॉवल से युक्त हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। ठीक है, अगर उसमें एक सिलेबल हो यानी कि सिंगल स्वर हो, एंड इन अ सिंगल कॉन्सोनेंट, और लास्ट में इसके कॉन्सोनेंट हो। अब यहाँ पे देखो नीचे लास्ट में एक अंडरलाइन कर रखा है ना, तो इस तरीके से लास्ट में कॉन्सोनेंट, जो स्वर के अलावा जो बाकी जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं इंग्लिश में। तो जितने भी वॉवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, AEIOU, इंग्लिश के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट AEIOU को छोड़कर बचते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सारे कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहे हैं, TTNG, ये सारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले क्या है? वॉवल है। इससे पहले, ठीक पहले वॉवल है। इससे भी पहले ए जो कि एक वॉवल है, इससे भी पहले आई जो कि एक वॉवल है, और इससे भी पहले आई जो कि एक वॉवल है। अगर इस तरीके के वर्ड होते हैं तो ये सिंगल सिलेबल वर्ड कहलाते हैं, यानी कि इसमें एक स्वर की मात्रा है। जैसे कि इसमें हॉट में ओ की मात्रा है। ठीक है, हाँ, इसमें फैट में ए जो ए की मात्रा है। ठीक है, फैट। ठीक है, ऐसी थिन में ई की मात्रा है, ऐसे ही बिग में ई की मात्रा है। तो ये सिंगल स्वर, सिंगल सिलेबल यानी कि वन सिलेबल वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इसलिए यहाँ पर देखो लास्ट वाला जो वर्ड है उसको डबल कर दिया है। तो यहाँ पर हमें ऐसे ही जो अंडरलाइन वर्ड है इसको डबल करके लिखना है। तो हम फैट का लिखेंगे, देखो हॉट का लिखा है हॉटर, हॉटेस्ट, तो डबल टी आ गया। ठीक है, लास्ट वाला वर्ड जो है, लास्ट वाला जो अल्फ़ाबेट है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अब हम लिखेंगे फैट का। देखते हैं अब हम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे हॉट का किया हुआ है। फैट, फैटर, तो यहाँ पर हो जाएगा FATTER,
फैटर इसके अंदर, ठीक है। तो फैट, फैटर और लास्ट वाले में आ जाएगा फैटेस्ट, FATTEST, फैटेस्ट, ठीक है। फैट, फैटर, फैटेस्ट। नेक्स्ट है थिन। थिन में बिल्कुल सेम आ जाएगा जैसे हम थिनर यूज करते हैं ना, तो दैट इज THINNER, थिनर। ये सेकंड वाले में आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड वाले में आप जानते ही हो क्या भरना है, यहां पर क्या भरोगे, THINNEST, ठीक है, थिनेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ठीक है, इस तरीके से भरना है। नेक्स्ट है बिग। बिग के बाद इसके यहाँ पे देखो, अब ये लास्ट वाला जी को हमें डबल करके लिखना है, तो यहाँ पे लिखोगे बिगर, BIGGER, बिगर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बिगेस्ट, तो इस वाले में क्या लिखोगे, दैट इज बिगेस्ट, BIGGEST, तो ये बिगेस्ट हो गया। तो ये तो हमने कर लिया सिंगल सिलेबल वाला, यानी कि वन सिलेबल वाला, यानी कि एक स्वर से युक्त जो वर्ड थे उनका। अब हम नीचे देखेंगे इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, मैनी एडजेक्टिव्स ऑफ टू सिलेबल, यानी कि जितने भी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण जो है वो दो सिलेबल यानी कि दो स्वरों से अगर युक्त हो, एंड ऑल एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स, या फिर दो से ज्यादा हो, टू सिलेबल, चेंज देयर डिग्री बाय यूजिंग मोर एंड मोस्ट। तो यहां पर ये कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा सिलेबल यानी कि स्वर वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर हम लगाते हैं मोर एंड मोस्ट। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूटीफुल को मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इस तरीके से हम डिग्रीज चेंज करेंगे। अब इंपॉर्टेंट का देखो, यहाँ ब्यूटीफुल को हमने क्यों चेंज किया, देखो यहाँ पर कितने सारे वॉवल है, AEIO नहीं, EEAUIU, कितने सारे, 5 वॉवल तो एक ही वर्ड में हो गए, तो 5 स्वर हो गए, ठीक है। तो एक से ज्यादा है ना, सिंगल वाले में तो हमने डबल करके लिख दिया, यहाँ पर ये इसमें एक स्वर था, इसमें भी एक स्वर था, एक आई था और एक आई था, ठीक है। लेकिन इसमें देखो कितनी, AEAU 3 ये हो गए, 4 और ये 5, हाँ पूरे 5 स्वर हैं इसके अंदर। ऐसे इंपॉर्टेंट में देखो IOA 3 स्वर हैं इसके अंदर, पॉपुलर में देखो OUA 3 स्वर हैं इसके अंदर, ऐसे ही IIU इसमें भी 3 स्वर हैं। तो ये मतलब इस तरीके से अगर किसी वर्ड में एक से ज्यादा स्वर है तो अब हम इसमें मोर और मोस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब हम इसको यूज करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट यानी कि मोर इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मोर फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट लिख देना, ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंट, और फिर यहाँ पे लिखोगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर से इंपॉर्टेंट या मोस्ट के बाद लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है पॉपुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मोर पॉपुलर, मोर फिर पॉपुलर, पॉपुलर, ठीक है। ये तो आ गया आपका सेकंड वाले में, और फिर थर्ड वाले में मोस्ट पॉपुलर, तो यहाँ पे आप लिखोगे मोस्ट, फिर यहाँ पे पॉपुलर को लिख देना साथ में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका डिफिकल्ट। डिफिकल्ट फिर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही मोर 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 नीचे तक लगाते जाना, मोस्ट 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 वर्ड नीचे तक लगाते जाना, बाकी ये वाले वर्ड्स फिर यहाँ पर इस तरीके से मोर के बाद लिख देना, और फिर यही मोस्ट के बाद भी ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट का हो जाएगा मोर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉपुलर का हो जाएगा मोर पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर, डिफिकल्ट का हो जाएगा मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट, लिख लेना बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, देखो लेट अस नाउ प्रैक्टिस फर्दर व्हाट वी लर्नड दिस वीक। अब हम नीचे प्रैक्टिस करेंगे कि इस हफ्ते हमने क्या सीखा। यहाँ पर देखो पिछला भी तुम्हें रिवाइज कराया जाएगा इस एक्सरसाइज में, और इस वीक जो आपने सीखा है वो भी एक्सरसाइज में आपको रिवाइज कराया जाएगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट हमारी होती है पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पे देखो पहला हमें सॉल्व करके दिया हुआ है ऑलरेडी, फास्ट, फिर फास्टर और फास्टेस्ट,
ठीक है, ये तो हम करते ही आ रहे हैं डिग्रीज के अंदर, ER लगाना और लास्ट में EST लगाना। अब देखो क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे, जो आपके पेपर में आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, दो ब्लैंक्स भरे होंगे या एक ब्लैंक भरा होगा और बाकी दो खाली छूटे होंगे या कोई एक खाली छूटा हुआ होगा, तो ये आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी, विचित्र, कुछ भी ऐसा जो मतलब आमतौर पे घटित नहीं होता। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेंज है, इसके बाद फिर आता है स्ट्रेंजर। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रेंजर, इसके अंदर हम ER लगा देंगे। तो E ऑलरेडी लगा हुआ है एज वी नो, पिछली बार हमने पिछले हफ्ते ऐसे किया था कि अगर E ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम R लगाते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्ट्रेंजर, यानी कि लास्ट में R लग जाएगा। ये स्ट्रेंज बिल्कुल एज इट इज यहाँ पर लिखोगे और लास्ट में R लिख दोगे। इस तरीके से मैं अब लिख कर दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मैं लिख कर दिखा रही हूँ, देख लो, स्ट्रेंजर STRANGER, इतना तो ऑलरेडी लिखा हुआ है स्ट्रेंज में, बस लास्ट में हमें R लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी E इसमें लगा हुआ है, तो हम ER नहीं लगाएंगे, नहीं तो हो जाएगा स्ट्रेंजीर, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये वाला सही है, इसको लिख लेना सेकंड वाले में यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंजेस्ट। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है इन्होंने। थर्ड देखो यहाँ पर, अब हमें क्या लिखना है इसके अंदर, यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, लेकिन लास्ट वाले में दे रखा है मोस्ट फेमस। तो यहाँ पर हमें लिखना है सबसे पहले फेमस। फर्स्ट वाले में क्या भरोगे, फेमस, FAMOUS। अब यहाँ पे देखो कितने स्वर यूज किए हैं, 3, एक से ज्यादा है। ठीक है, तो एक से ज्यादा वाले में हम क्या यूज करते हैं, अब फर्स्ट वाले में तो हमने फेमस भर लिया, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, जब यहाँ पे मोस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर फेमस। ठीक है, तो अब आप लिखोगे मोर यहाँ पे इस वाले में। ठीक है, फेमस, FAMOUS। ठीक है, मोस्ट फेमस, तो ये लिख लेना, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिट। अब ये देखो, ये सिंगल स्वर यानी कि सिंगल सिलेबल वाला है, तो यहाँ पर आपका देखो ये बीच में T जो है वो डबल हो गया है। फिट, फिटर, फिटेस्ट, FITTEST। ठीक है, फिटेस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका 5 वाला, देखो यहाँ पे प्रिटियर आ गया, प्रिटियर, और यहाँ पे IER आ रहा है। अब IER हम जानते हैं कि Y को जब चेंज किया जाता है तो वो I और E में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रिटी है ना, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले प्रिटी, प्रिटियर, इससे अंदाजा लगाया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिटी आएगा, PRETTY। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में प्रिटी आ गया। फिफ्थ का पहले जो ब्लैंक है उसके अंदर भर रही हूँ, PRETTY, प्रिटी। ठीक है, फिर प्रिटियर और फिर प्रिटीएस्ट। अब यहाँ पर प्रिटीएस्ट भरना है थर्ड वाले ब्लैंक में, तो हम लिखेंगे PRETTY, को चेंज करके लिख देंगे हम IEST। ठीक है, तो ये हो गया प्रिटीएस्ट, PRETTIEST, प्रिटीएस्ट। ठीक है, ये फिफ्थ का थर्ड वाला हमने किया था अभी, ये वाला। अब सिक्स्थ वाला देखो, यहाँ पे लास्ट में लिखा लाइटेस्ट। तो लाइटेस्ट को किस तरीके से करेंगे, तो सब जानते हैं कि इसमें EST एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो उससे पहले का जो लाइट है वो हमें लिखना है। तो फर्स्ट वाले में आ जाएगा लाइट, यहाँ पर LIGHT, लाइट। ठीक है, लाइट का मतलब हल्का भी होता है और लाइट का मतलब होता है रोशनी, ये दोनों सेंस में लिया जाता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हल्के के सेंस में लिया हुआ है, क्योंकि हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, तो हल्के के सेंस में लिया हुआ है यहाँ पे लाइट। फिर है लाइटर और फिर है लाइटेस्ट। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमने लाइट भर दिया है, अब इसमें ER जोड़ेंगे तो यहाँ पे लाइटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाले में क्या भरोगे, लाइटर, LIGHTER। तो ये फर्स्ट वाले में लाइट हो गया, सेकंड वाले में लाइटर हो गया, और लाइटेस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इसको कर लेना बच्चों अपनी कॉपी में। और बाकी सरकार की तरफ से एक मैसेज दिया हुआ है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है कोविड-19 को फाइट अगेंस्ट कोविड-19।
ठीक है, तो कोविड-19 को ऐसे ही हराया जा सकता है कि मास्क पहनकर अपने आप को सुरक्षित रखो। नेक्स्ट अब इसके अंदर एसएसटी की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो अब हम आपकी ये एसएसटी की जो वर्कशीट है इसे सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों, सभी बच्चे जो हैं वो अपनी वर्कशीट के ऊपर, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे एसएसटी की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे कोई सी भी वर्कशीट हो, सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक डाला करो कि किस टॉपिक पे बनाई जा रही है, यानी कि ये सामाजिक विज्ञान की है आपका सब्जेक्ट जो होता है। फिर नेक्स्ट है आपका ये एक क्लास डाला करो, सेक्शन डाला करो, फिर उसके बाद ये अपना नाम डाला करो, एसएसटी की टीचर का नाम डालोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर टॉपिक डालोगे अपना कंपनी का फैलता शासन। तो आज हम कंपनी के फैलते हुए शासन के बारे में पढ़ेंगे। आरंभिक काल, स्टार्टिंग में क्या हुआ था, बक्सर की लड़ाई 1764, सिराजुद्दौला के बाद सेकंड लड़ाई जो हुई थी वो बक्सर की लड़ाई हुई थी, ये पलासी युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये भारत में सेकंड लड़ाई थी। यहाँ पर देखो, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। बक्सर की लड़ाई के बाद जो है, मतलब भारतीय रियासतों पर फिर ये इन्होंने अपने प्रतिनिधि, जो जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, वो तैनात कर दिए थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना होता था और उन्हें आगे बढ़ाना होता था, यानी कि कंपनी के ही ये एक तरीके से काम करते थे, कंपनी को आगे बढ़ाने का। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीजें कंपनी के अफसर जो है वो तय करने लगे। अब क्या हुआ कि जब ये रियासतों में अंदर घुसने लगे ना अंग्रेज, तो उन्होंने कंपनी के रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये गोलियों के बल पे ना राजाओं को डरा कर रखते थे एक तरीके से, क्योंकि राजा पहले जो होते थे वो तलवारों से ही लड़ते रह जाते थे और इनके पास ये गोली वगैरह ये सब चलाना नहीं आता था, बंदूकें चलाना। तो ये बंदूकों के बल पर ही वहां पर बोलते थे कि हम आपको जो है बाकी दूसरे राजाओं से हम सुरक्षा देंगे। तो ये आकर पहले उस रियासत के राजा को पहले मना लेते थे, और फिर जब राजा इनको खर्चा नहीं देता था तो फिर ये क्या करते थे, उसी राजा के राज्य को हड़प लेते थे। तो यहाँ पर उसको सबसे पहले ये लोग रेजिडेंट तैनात करते थे कि आप जो है वो हमारा हम एक मुलाजिम छोड़ के जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, जो आपको गाइड करता रहेगा कि आपको कैसे सेना का रखरखाव करना है। तो ये रेजिडेंट जो होता है ना, ये फिर क्या करता है कि दरबार में घुस के पूरी पहले तो ऑब्जर्व करेगा कि कौन कितना इम्पोर्टेंट है और कौन राजा का सबसे अच्छा सेवक है। ये सब सब चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो जब राजा का जो राजकुमार जब तय किया जाता था कि आगे जो है इसको बिठाया जाएगा गद्दी पर, तो ये जो रेजिडेंट होता था, ये तो सारी खबरें जो थी वो कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह होते थे, या जो भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मैनेजर वगैरह होते थे, उनके पास भेज देते थे कि ये जो है रियासत का अब नया शासक बिठाया जा रहा है, अब क्या करना चाहिए। तो वो पूरी सलाह मशवरा करके फिर किसको राजा बनाना होगा, कौन कंपनी के हित में ज़्यादा अच्छा है, उसको बहला फुसला कर ये लोग बनवा देते थे कि नहीं, आपका राजा ये नहीं बनना चाहिए, ये हमारे कल को खिलाफ खड़ा हो सकता है, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो इसको ये वाला आप राजा बनाइए। ये आप मतलब इसको कहते हैं कि अंदरूनी राजनीति में ये लोग हस्तक्षेप करना शुरू कर देते थे, जहां पर भी ये लोग सुरक्षा देते थे। ये कंपनी की एक तरीके से चाल थी कि पहले किसी भी राज्य के पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करो, फिर उस राज्य को अपने अंदर मिला लो। ये कंपनी की पूरी पूरी चाल होती थी बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। अब क्या होता था कि ये लोग इनको सहायता देने की बजाय किसको, राजा, जो राजा होता था उसको, जो पहले क्या होता था भारत में ना खूब सारे राजा थे, हर राज्य का एक अपना अपना राजा होता था। तो उस राजा को ये बोलते थे कि हम बाकी राजाओं से आपकी सुरक्षा करेंगे, तो हम आपको अपनी एक सेना देते हैं, आपको बस उसको थोड़ा बहुत कर देना होगा, थोड़ा बहुत पैसे देने होंगे कंपनी को कि आप हमारे जो है सुरक्षा करो और हम अपनी सेना आपको आपकी सुरक्षा में लगा देंगे। जो राजा इस सहायक संधि को मान लेता था, यानी कि सेना रखने की बात को मान लेता था,
तो और अगर वो आगे चलकर वो पैसा नहीं चुकाता था, जो हर महीने देना होता था टैक्स के रूप में, अगर वो नहीं चुकाता था तो फिर कंपनी क्या करती थी, उसके राज्य को ही सीधा हथिया लेती थी। ठीक है, ये होता था। ऐसे ही क्या हुआ था, अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका अपने कब्जे में कर लेती थी कंपनी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजली, यहाँ पे देखो गवर्नर का नाम दे रखा है, रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल थे, तब उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका उनको सौंपना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने रकम अदा नहीं कर पाए थे, वो चूक गए थे। किसी महीने जैसे नहीं दे पाए रकम, तो उन अगले महीने ही उन्होंने कार्रवाई कर दी और उनका आधा राज्य जो था वो हड़प लिया था। और ऐसे ही हैदराबाद के कई इलाके भी इन्होंने छीन लिए थे अंग्रेजों ने, क्योंकि हैदराबाद का जो शासक था वो भी नहीं दे पाया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीधी लड़ाई। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जब आसपास के राज्यों के जो शासक थे और अवध का आधा राज्य जब चला गया, तो अवध का नवाब भी जो था वो काफी गुस्सा हो गए थे कि भाई इस तरीके से तो आप हमारे सारे राज्य छीन लोगे और इस तरीके से काफी इलाके आपके पास चले जाएंगे। तो अब ये ना खतरा उनको दिखाई देने लग गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा खतरा है ये अंग्रेज, अब इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आसपास के जो राजा और जो शासक वर्ग था वो भी काफी चौकन्ना हो गया था कि ये अंग्रेज जो हैं ये इस तरीके से हड़प रहे हैं, अब हमें भी थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई देने लगा, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। इसे हम निम्न दो उदाहरणों से समझते हैं। अब क्या हुआ था कि काफी शासक जो थे वो इन चालों को, अंग्रेजों की चालों को समझ गए थे, तो वो लोग है ना काफी चौकन्ने हो गए। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब उनको लग रहा था कि ये लोग बहलाने फुसलाने से ये अब नहीं आने वाले अपने, मतलब ये जो पहले बहला फुसला के अपना सैन्य संधि सौंप देते, मतलब ऊपर थोप देते थे, वो उसके अंदर नहीं आने वाले थे। तो अब इन्होंने क्या किया कि सीधा सैनिक टकराव करना शुरू कर दिया। जैसे राजा लड़ाई करने चल पड़ता है ना कि चलो अगर वो नहीं मान रहा तो हम उसको लड़ाई करके पहले हरा देंगे, फिर उसका राज्य अपने में मिला लेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से अब ये भी ऐसा करने लगे अंग्रेज भी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, मैसूर का टीपू सुल्तान, इसके साथ लड़ाई हुई थी सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो हैदर अली 1761 से 1782 और उसके बाद विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान, 1782 से 1799 तक ये सुल्तान रहे थे हैदराबाद के, सॉरी मैसूर के, हैदराबाद के नहीं मैसूर के सुल्तान रहे थे टीपू सुल्तान। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। ये जैसे भारत है अपना, तो यहाँ पे बीच में मैसूर पड़ता है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो ये जो मालाबार तट है, यहाँ पे होने वाला व्यापार जो था वो मैसूर के अंडर में आता था। और जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से, बंदरगाह किसे बोलते हैं, ये जो तट पे जो बड़े बड़े शिप्स जहाँ पे आगे रुकते हैं ना, उन्हें बंदरगाह बोलते हैं, से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। सबसे पहले टीपू सुल्तान ने क्या किया कि पहले इनको कंपनी वालों को ही भगाओ सीधा। तो उन्होंने ये सोचा कि ये यहाँ पे व्यापार करने आते हैं ना, तो ये यहाँ पे व्यापार करने ही ना आए, तो उन्होंने बंदरगाह पर कंपनी का काली मिर्च और इलायची का जो निर्यात था ना, मतलब जो ये लोग किले बनाकर उसमें काली मिर्च और इलायची रख लेते थे, तो और उसको जब इनका जहाज आता था उस पर चढ़ा के अपने इंग्लैंड भेज देते थे। तो सबसे पहले इन्होंने उस चीज़ को ही खत्म कर दिया। उन्होंने बोला यहाँ से किले विले हटाओ और अपना कोई भी शिप यहाँ पे रोकने की जरूरत नहीं है, बाकी रियासतों से ये केरल वेरल जाकर ले लो, हमारे कर्नाटक अब आपको जो है, मतलब हमारा जो मैसूर है यहाँ से आप नहीं लेके जा सकते। इस तरीके से इनको रोकना शुरू कर दिया।
सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। सुल्तान ने ये भी ऑर्डर जारी कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भी व्यापार नहीं करेगा। जो भी सौदागर यानी कि जो भी दुकान वाला अगर इनको इलायची और ये काली मिर्च देता हुआ पकड़ा गया तो फिर उसको कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर टीपू सुल्तान के द्वारा। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अब उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान ने क्या किया कि जो इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके साथ तो व्यापार तोड़ दिया। अब इन्होंने क्या किया कि यूरोप के जो दूसरे इनके कॉम्पिटिटर थे ना, जो इनके प्रतिद्वंदी थे इंग्लैंड के, तो वो थे फ्रांसीसी। तो इन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसी लोगों से दोस्ती कर ली टीपू सुल्तान ने, और फ्रांसीसी लोगों के द्वारा उन्होंने गोली चलाना और ये सब जो इनके हथियार, जो आधुनिक हथियार थे ना, उनसे अपनी जो सेना को लैस कर दिया। मतलब अब उनके हाथ से तलवारें हटाकर उनको भी बंदूकें थमा दी कि आप लोग भी अब चलाना सीखो, अब मैं अपनी पूरी सेना को बंदूक चलाना सिखाऊंगा। तो इस तरीके से उन्होंने खुद भी बंदूक चलानी सीखी, अपनी सेना को भी बंदूक चलानी सिखाई, ताकि अब क्योंकि आधुनिक हथियार आ गए तो तलवारों से लड़ने का कोई फायदा नहीं था बेटा। ठीक है, इसलिए उन्होंने काफी समझदारी से काम लिया टीपू सुल्तान ने। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। अब वहां पे व्यापार नहीं करने दे रहे तो आग बबूला हो गए वो। ठीक है, मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार लड़ाई हुई। एक तो 67 में, फिर 80 में, फिर 90 में और फिर 99 में जंग हुई। ठीक है, अब श्री रंगपट्टम की जो जंग थी, जो 1799 यानी कि 1800 के आसपास, बिल्कुल मतलब 1799 यानी कि 1 साल पहले ही, 1800 से 1 साल पहले में टीपू सुल्तान मारे गए। यानी कि 1799 में टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। टीपू सुल्तान मारा गए और फिर उसके बाद जो एक वोडियार राजवंश था मैसूर का, उसके हाथ में राजकाज सौंप दिया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। यानी कि अब मैसूर भी जो सेना है उसके लिए या तो रकम अदा करे, और रकम अदा नहीं करेगा तो ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी में मैसूर अंत में जाकर मिला दिया गया। ठीक है, जो कि होना ही होना था। अच्छा, नेक्स्ट है मराठों की लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। 1761 में पानीपत की लड़ाई में, जो तीसरी लड़ाई में, ये जो मराठे थे ये अंग्रेजों से हार गए थे, और उसके बाद इनका दिल्ली पे जो कब्जा करके वहां से शासन चलाने का, मतलब हमारी दिल्ली पे, अगर यहाँ दिल्ली में क्या था, मेन था यहाँ पर दिल्ली में जो मुगलों का जो एक उस वक्त का जो बहादुर शाह जफर थे वो मेन शासक थे। ठीक है, तो अब बहादुर शाह जफर को भी इन्होंने हरा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और मराठों को भी हरा दिया था। तो इनका पूरा जो सपना था मराठा समुदाय का कि दिल्ली पे आके कब्जा करने का, वो इनका पूरा चूर चूर हो गया। ठीक है, उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों को की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। इन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों को की बागडोर सिंधिया, होलकर, अच्छा, ये जो मराठा समुदाय था, इनको ये सारे खानदान जो थे, मतलब ये जो जितने भी राजवंश थे ये चलाते थे। सिंधिया राजवंश, होलकर राजवंश, गायकवाड़, भोसले, ठीक है, ये सब चलाते थे। इनके हाथों में मराठों की बागडोर थी। ये सरदार एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री, पेशवा को सर्वोच्च मंत्री कहा जाता है, के अंतर्गत एक राज्यमंडल, कन्फेडरेंसी, यानी कि एक राज्यमंडल के, तुम राज्यमंडल ही पढ़ो बच्चों आप लोग, राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। जो पेशवा होता था ना, वो इन सब का हेड होता था। इन सभी जितने भी ये राजवंश थे इन सब का हेड होता था, और ये पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा
कंपनी ने मराठा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में हुआ था, सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 में हुआ था, कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली के कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। हाँ, तो ये जो दूसरा मराठा अंग्रेजी मराठा युद्ध हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि हमारा भारत देखो ऐसा है ना, इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पे उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो ओहो हाँ, तो यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है और यहाँ पे ऊपर जाके ना यहाँ पर दिल्ली और आगरा पड़ता है, ठीक है। तो भारत का जो दिल्ली और आगरा वाला इलाके थे, वो सारे जो इलाके थे ये इन्होंने कब्जा लिए। किसने? अंग्रेजों ने कब्जा लिए, ठीक है, मराठाओं से छीन कर। अच्छा, अब क्या हुआ, यानी कि दिल्ली और आगरा जो था वो अब जो अंग्रेज थे उनके कब्जे में आ गया था, मराठाओं से इन्होंने छीन लिया था किसको? दिल्ली और आगरा को। अब क्या हुआ कि तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1817 और 19 के बीच में हुआ था, अंग्रेज और मराठा युद्ध में मराठा की ताकत को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पे भेज दिया गया। यानी कि अब जो पेशवा था वो पुणे, यानी कि जो ये यहाँ पर पुणे है महाराष्ट्र के अंदर, एक मिनट, ये तो कर्नाटक है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे बीच में कहीं महाराष्ट्र में पुणे पड़ता है, तो उसको हटा के अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो कानपुर है ना, वहाँ पे भेज दिया गया, ठीक है। और उसको पेंशन पे रख दिया गया कि आपको इतने हम पर मंथ इतने 1000 रुपए दे दिया करेंगे, आप अब आराम से रहो और ज़्यादा कुछ करने सैनिक वैनिक रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना रहो और अपने बच्चों को पालो, ठीक है, इस तरीके से। तो अब एक मिनट, अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। ये यहाँ पर जो है ना, मतलब एक मिनट, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी पड़ती है, तो इससे नीचे नीचे, यानी कि ये दक्षिण पूरा भाग है, इससे नीचे नीचे जितना भी अब पूरा भाग था, केरल से लेकर ऊपर तक विंध्य पर्वत तक, तो ये पूरा का पूरा अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। भारत की ये जो नीचे की नोक है ना, वो कुल मिला के अंग्रेजों के पास आ गई थी। अच्छा, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर बेटा, ये जो है ना थोड़ा सा इतिहास जो है इसको लयबद्ध तरीके से सीखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, एक कहानी के तौर पे, नहीं तो सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो फर्स्ट देखो यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? तो किस प्रकार कब्जा किया था भाई? ये अपनी जो संधि थी वो दूसरों पर थोप देते थे। एक मिनट, यहाँ पर दिया हो ना, हाँ, ये कई बार रियासतों पर अपनी संधि थोप दी जाती थी। बंदोबस्त मान लेता था तो ठीक, नहीं तो क्या होता था, वो उसका राज्य हड़प लेते थे। तो यहाँ से कई बार ये यहाँ तक आपको करना है। कई बार कंपनी ने रियासत पर सहायक संधि थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। तो यहाँ से आप लिखोगे ये कई बार से लेकर यहाँ तक कब्जे में ले लेती थी, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा फर्स्ट का आंसर है, कब्जे में ले लेती। कई बार कंपनी ये रकम नहीं देते थे तो फिर वो कब्जे में ले लेती थी। ये लास्ट तक, मतलब ये यहाँ तक आपका आंसर है। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई का क्या परिणाम हुआ? अब यहाँ पे देखो पूरा आपको टीपू सुल्तान के बारे में लिखना होगा, तो यहाँ पर ये आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसने सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी मना कर दिया था। ये 1785 में टीपू सुल्तान ने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों पे उनको रोक दिया, सौदागरों को भी मना कर दिया, जिसके कारण वो आग बबूला हो गए और फिर तीसरे युद्ध में फिर उसको मार दिया गया और इस तरीके से वो
पूरी बात हुई, मतलब टीपू सुल्तान का राज्य जो था वो वोडियार राजवंश को सौंप दिया गया। तो ये पूरा यहाँ से लेकर 1785 से लेकर यहाँ तक आपको करना होगा, ठीक है। ये सेकंड का आंसर है पूरा। नेक्स्ट है आपका थर्ड, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे? ये संघ किस प्रकार से शासित था? तो यहाँ पर आपको मराठा वंश के बारे में लिखना होगा। तो यहाँ पर देखो मराठा वंश के कौन कौन से थे, ये वाले पूरे कहाँ गए, हाँ ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंश, ये इन सब के हाथों में था। तो यही वाले राजवंश आपको लिखने हैं यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में। और ये संघ किस प्रकार से शासित होता था? तो ये किससे शासित होता था? ये होता था ये सारे सरदार, पेशवा राज्य इसके सदस्य होते थे। और ये जो सैनिक थे, ये यहाँ से आपको लिखना होगा पूरा का पूरा, ये लिखना होगा यहाँ तक। ठीक है। हाँ, यहीं तक लिखना है। ये है, उन्हें कई राज्यों में बांट दिया जाता था और ये इतने सारे इनके राजवंश थे और इनका जो ये राजनीतिज्ञ थे तक यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। तो ये थर्ड का आंसर है पूरे थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा को किस प्रकार से अपने अधीन किया? अब मराठा को किस तरीके से अपने अधीन किया? तो ये इस तरीके से है, यहाँ पे एक के बाद एक युद्धों के द्वारा कंपनी ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और फिर कानपुर भेज दिया। जब पेशवा को कानपुर भेज दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर उस पर कंपनी का कब्जा हो गया। तो ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ये कर लेना पूरा। कुल मिला के आपकी दोनों वर्कशीट कंप्लीट। वीडियो हो गई है बहुत लंबी, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।